40th International Film Festival of India right now here in Goa आणि येस आम्ही येदे व्हडले फिल्म फेस्टिवल पळयता येदे व्हडली तयारी पळयता पण ताजे फाटले जे मेन मनीस आसा जो कॉन्क्रीटाचो खांबो म्हणपाक शकता तांच्यांनी सगळी तयारी करून घेतल्या वायस चेअरमॅन ऑफ ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा तालक सर आमच्या बरोबर आसा सर वेलकम टू द शो सगळ्यात पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स इतले येदे व्हडले फेस्टिवल जाग्यार सारके घालप सगळें पळोवप इज नॉट अ स्मॉल टास्क कशें कितें सगळें सर ह्या वर्साचे सगळ्यो गजाली जाल्यो सगळ्यो बऱ्यो जाल्या अशें दिसता कित्याक अजून चड कंप्लेन येना एक हार्डली नॉट इवन 1% म्हणल्यार कित्याक हांव आतां आयच्यान फिल्डाचेर आसा कंटिन्युअस कित्याक पयलीं प्लॅनिंग ते सगळें तें जाल्लें आसा आयच्यान फायंडींग आउट कितें फॉल्ट आसत जाल्यार सो दॅट वी कॅन इम्प्रूव ऑन दॅट कंप्लेन्स आर वेलकम हांव ना म्हणना 100 लोकांकूय आमी सॅटिस्फाय करपाक शकनात देर विल बी 1 or 2 आर अनहॅपी वीथ दीस पूण ते अनहॅपी जावपाक वेरियस रिजन्स आसतात थोडीशीं ती कित्याक गोंयच्यान फेस्टिवल दुसरे कडेन व्हरचो पयलीं पासून चलिल्लो आहा आतां तो इल्लोसो कमी प्रमाणांत जाता विरोध पूण चालू आसा खंयच्यान ना खंय तरी बट दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी इट्स अ परमनंट वेन्यू आनी खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी फेस्टिवला बरोबरूच आमी नॉन डेलिगेटा खातीर बायोस्कोप तेवटेन चालू केल्लो आसा आनी तो खूब ताका बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला की लास्ट 2 दीस श्रद्धा कपुरान इनॉग्रेट केलें काल नाना पाटेकरचो इंटरव्यू जालो मनोज जोशी जालो आज सोनाली कुलकर्णी दिलीप प्रभावळकर ते येवपाचे आहा तो सांजचो 7:30 ते 8:30 थंय जाता आनी आमचो 12 ते 1 स्किल स्टुडियो आसा जो नवीन लोक सिनेमा बद्दल जाणून घेवपाक सोदता नवीन सिनेमा करपी तांचे खातीर आसा आज रसूल पुकुट्टी आशिल्लो ताकाय रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो इन्फ्लेटेड थिएटर्स आमचे 3 आसात ती खरीच पळोवपा सारकी आसात अशी पयल्याच खेपे ह्या भारतांत हाजो प्रयोग जाल्लो आसा आनी ताका खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा आनी थंय आमी म्हाका दिसता 25 आनी 26 भुरग्यां खातीर 2 थिएटर दवरल्यात आनी एक 26 तारखेक धोनी MS धोनीचे पिक्चर थंय दाखयतले आनी तेन्ना ताजे जी भुमिका साकारल्या ते सुशांत सिंग राजपूत चड करून थंय येवपाचे आसात भुरग्यां कडेन उलोवपाक मागीर सो ही एक बरी संदी भुरग्यांकूय इंटरेक्ट करपाक मेळटलें सो ह्या वेळार आमी जाता तितले कोणाक चान्स दवरना उलोवपाक की आमकां कितें मेळटलें इफ्फींतल्यान सो ल्हान भुरग्यां पासून जाणट्यांक पर्यंत आमी थंय फॅसिलिटीज केल्ल्यो आसा सो बायोस्कोप कट्टा जो आसा थंयसर जे डेलिगेट्स ना किंवा जे आमी भायले आमचे लोक जे गोंयचे येता पळोवपाक तांच्या खातीर डायरेक्ट इंटरेक्ट सुद्दां करपाक गावता बॉलिवूड स्टारा वांगडा सर हय बरोबर आमी पयलीं तांचो इंटरव्यू घेता आनी मागीर एक 7-8 क्वेश्चन्स विचारपाक प्रत्येकाक चान्स मेळटा सो ते क्वेश्चन ल्हान भुरगे पासून जाणटे पासून उलयतात सगळे क्वेश्चन्स सो सर हाजे व्यतिरिक्त आतां क्लोजिंग सेरेमनीचे कितें प्लॅन्स म्हणजे कोण येवपा आसा फॉर क्लोजिंग सेरेमनी ते 1-2 दीस रावात खूब जाण येत आसा चालूच आसा एवरी डे यू फायंड सम आज राहुल बोस आशिल्लो फॉरेन डेलिगेट्स खूब येतात ओवरऑल चालू आसा सगळे कडेन सो जस्ट वेट एंड वॉच अमिताभ बच्चन इज कन्फर्म अमिताभ बच्चनान पयलींच कन्फर्मेशन दिल्लें आसा न्ही ट्विटूय केल्लें आसा बट आय हर्ड अबाउट सलमान खान इज कमिंग एंड कटरीना कैफ देन अदर स्टार्स ऑल्सो तांचे अजून तिकेट बूक जाल्ल्यो ना कळ्ळें दे मे फ्लाय डायरेक्टली कळ्ळें पुणून आमी मातशी उत्सुकता दवरया ताजी आतांच कितें अनावन्स करया अजून 3 दीस आसा ऑप्शन्स आर ओपन एंड येस आमच्या गोंयकारांक परत एक फावट आनी मेगा स्टार्स पळोवपाक मेळटले एंड द मॅन बिहायंड द होल फेस्टिवल इफ्फी 2017 फाटली 2 वर्सां आमी पळयता सराक हांगासर सारकें काम करता सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर टॉकिंग विथ अस एंड थँक्यू 40th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये आम्ही सध्या आहोत आणि आपल्याबरोबर माझे फेवरेट आणि हो ज्यांची ॲक्टिंग बघून आम्ही मोठं झालो आहे दिलीप प्रभावळकर सर आमच्याबरोबर सर वेलकम टू द इफ्फी अँड गोवा वन्स अगेन अरे हां पहिल्यांदा नाही आलो मी ह्याच्या आधी पण आलो होतो इफ्फीला आणि खूप व्हेरी वेल ऑर्गनाइज्ड आणि इकडे आल्यानंतर एकदम असा उत्साह मिळतो व्हेरी एन्थुझियास्टिक आणि आय सी इथल्या लोकांची हॉस्पिटॅलिटी प्रेम वॉर्मथ ॲफेक्शन सगळंच खूप ग्रेट आहे आणि व्हेरी एफिशियंटली ऑर्गनाइज्ड फिल्म फेस्टिवल असतो हा परत अनुभव येतो मला आय विल कम हिअर अगेन ह्या वेळेला भरपूर मराठी फिल्म सुद्धा ह्या आपलं पिंपळ हे फिल्मसुद्धा आहेत फिल्मबद्दल सांगायचं झालं तर काय सांगा पिंपळबद्दल म्हणजे मलाच गजेंद्रकडे मी 3rd फिल्म करते पहिली शेवरी केली होती दुसरी पोस्टकार्ड शेवरीसाठी मला नॅशनल अवॉर्ड मिळालं होतं मला बेस्ट सपोर्टिंग ॲक्टरचं पिंपळ पण अनयुज्युअल अनकॉमन असं सब्जेक्ट्स असतात त्याच्याकडे कंटेंट वाईजसुद्धा त्याच्यामुळे मला काम करायला खूप इट्स ऑलवेज ग्रेट टू एक्सप्लोर
दी माइंड ऑफ द कॅरेक्टर ही इज ट्राईंग टू पोर्ट्रे. आणि मला खूप मजा येते ते करायला. हा कायम शोध असतो शूट होईपर्यंत की ते कॅरेक्टर आहे कसं ते, आणि हा शोध खूप एक्सायटिंग असतो दरवेळेला. सर आम्ही नक्की बघितलं आहे तुम्हाला वेगवेगळ्या कॅरेक्टरमध्ये सुद्धा बघितलं आहे आणि त्यांचा शोध म्हणजे तुमचं काय ॲक्टिंगचे मेथड पण आम्ही बघितले आहे. सर एक प्रश्न म्हणजे फिल्म फेस्टिवल जेव्हा आम्ही म्हणतो तेव्हा कल्चर एक्सचेंज होतो आणि ओपनिंग सेरेमनीला शाहरुख खानने जसं सांगितलं की वी आर द फॅमिली, आणि फॅमिलीमध्ये ॲक्टिंगचा भाव सगळे सेम आहेत, फक्त कॅरेक्टर बदलले जात आहेत. नेमकं अशा फिल्म फेस्टिवलला कुठल्याही क्रिएटिव्हिटीला बंधन घालणं आपल्याला कसं काय वाटतं? आम्ही आस्किंग अबाउट काही फिल्म्सला तुम्ही एकदा नाही, मला असं वाटतं की एकदा जबाबदारी सोपवली एखाद्या बॉडीवर किंवा एखाद्या कमिटीवर, मग त्यांना कम्प्लिटली फ्रीडम असावं असं मला वाटतं. मग त्या म्हणजे पण मला त्याला टेक्निकल गोष्टी माहिती नाही, टू बी व्हेरी फ्रँक. मी टेक्निकली काय सेन्सॉर सर्टिफिकेट 20 फिल्म 22 फिल्मचे हे मला त्यातलं टेक्निकल माहीत नाही. पण जर एखादा इंडिपेंडन्स दिला एखाद्या बॉडीला किंवा कमिटीला की सिलेक्ट करायचं, मग त्याच्यावर नंतर मग गव्हर्नमेंटचं काही येऊ नये असं मला वाटतं. 48 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलला यावेळेला 9 मराठी फिल्म्स दाखवले जाणार आहेत आणि खूप प्राऊड मुमेंट आहेत गोव्याकरांसाठी आणि महाराष्ट्राचे सगळे मराठी जे ऑडियन्स आहे त्यांच्यासाठी. आमच्याबरोबर आहे पीपळ ह्या फिल्मचे डिरेक्टर गजेंद्र अहिरे. सर वेलकम टू द इफ्फी वन्स अगेन. सर सगळ्यात आधी पिंपळ ह्या फिल्मबद्दल सांगायचं झालं तर काय सांगा? पिंपळ हा स्लाइस ऑफ लाईफ आहे. एका वृद्ध होत चाललेल्या माणसाच्या आयुष्याचा एक तुकडा काढला आहे आणि आत्तापर्यंतचं आयुष्य आणि आता तो कसा आणि काय मोमेंट्स आहे हे फक्त शूट केलं. पिक्चरला अशी स्टोरी अशी नाही आहे, पण इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आहेत. अशा पद्धतीने एक सरळसोट मांडणी आणि हलक्या नाजूक हाताने पोएटिकली केलेलं, त्याला आपण असं म्हणू की एक सिम्पल नॅरेशनची फिल्म आहे. असं सगळं असताना मला जरा काळजी होती फिल्मची की कसं होणार काय होणार वगैरे. त्यात दिलीप प्रभावळकर आहेत, प्रिया बापट आहेत. काल जेव्हा सिनेमा झाला पॅनोरामामध्ये आणि लोक बाहेर होते, त्यांच्या डोळ्यात मला माझ्या चित्रपटाचं यश दिसलं. सक्सेस झाला माझा सिनेमा. लोकांना ज्या पद्धतीने तो भिडला आहे, टच झाला, आणि जे काही लोक आता बोलत आहेत त्याच्याविषयी, मलाच माझा सिनेमा नव्याने समजला काल पुन्हा एकदा, असं म्हणायला हरकत नाही. ही फार आनंदाची गोष्ट होती. आणि पिंपळ जो विचार करून लिहिला गेला होता किंवा त्याची मांडणी केली होती ती लोकांपर्यंत पोहोचली, या गोष्टीचा मला फार आनंद वाटतो. लोकांना समजलं मला काय म्हणायचं आहे ते. सर नेहमी तुम्ही एका वेगळ्या विषयांवरती फिल्म बनवतात, एक वेगळे विषय हाताळण्याचा प्रयत्न करतात. ह्या वेळेला पण तुम्ही एक वेगळ्या टाईपचा एक इश्यू घेतला वृद्धांवरती. दिलीप प्रभावळकरांचे असोसिएशन कसं काय ह्या फिल्ममध्ये, म्हणजे तुम्हाला? नाही, ते लिहितानाच दिलीप प्रभावळकर डोळ्यासमोर होते आणि त्यांच्याचबरोबर मला ते करायचं होतं. त्यांना मी ते ऐकवलेलं पण होतं. मध्ये 6 महिन्याचा गॅप गेला, मग परत एकदा आम्ही त्याच्यावरती विचार केला, ऐकलं, आणि ते म्हणले की हो, ते 6 महिन्याचा गॅप सोडूनसुद्धा हे लक्षात राहतं, आपण हे करूया. मग काय पुढचा विषय नव्हता, मी ते पटपट करायला घेतलं. आणि दिलीप प्रभावळकरांच्या आयुष्यातली मला असं वाटतं त्यांच्या करिअरमधली एक खूप महत्त्वाची भूमिका ही आहे, ही लक्षात राहणार खूप लाँगपर्यंत. येस सर, आणि काही नवीन प्रोजेक्ट्स तुमचे येणार आहे? मी आत्ता कुलकर्णी चौकातला देशपांडे नावाची फिल्म कंप्लीट केली आहे आणि सोहळा नावाची माझी फिल्म आता फ्लोअरवरती आहे, चालू आहे. शूटिंग संपलं आहे ऑलमोस्ट, आता पुढचं काम चालू आहे. स्टारिंग कोण आहेत? सचिन पिळगावकर आहेत, मोहन जोशी आहेत, विक्रम गोखले आहेत आणि शिल्पा तुळसकर आहेत. सो कशावरती, म्हणजे परत एकदा आम्हाला नवीन काही इश्यू बघायला मिळणार आहे की कमर्शियल इश्यू नाही आहे, छान फिल्म आहे. म्हणजे इवन पिंपळमध्ये सुद्धा इश्यू बेस्ड फिल्म नाही आहे, पण त्याच्यामध्ये सिनेमाची गंमत आहे. त्याच्यात इमोशन्स आहेत. याच्यातही मॅन वुमन रिलेशनशिप आणि पुन्हा इमोशन्स, नात्यावरती आधारलेली फिल्म आहे, नात्यातल्या आडवळणांवरती आधारलेली ती फिल्म आहे. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच टॉकिंग विथ अस. होमेज पे कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ जाने भी दो यारो, क्योंकि पिछले महीने ही उनका इंतकाल हो चुका. सो जब आप इस फिल्म में आई थी तो उस वक्त एज ए लेडी एक्टर आपको कितने, मतलब उस वक्त आपने जैसे कहा कि पे भी बहुत कम था, ना के बराबर था. सो क्या तकलीफ़ें आपको उस वक्त उठानी पड़ी थी? काफ़ी तकलीफ़ें थी क्योंकि पैसे नहीं थे और मैं घर से पैसे नहीं मांगना चाहती थी क्योंकि घर वाले ख़िलाफ़ थे कि मैं बम्बई आऊँ. तो बट ये बड़ी खुशी थी कि अपने जो लोग हैं, अपने टाइप लोग हैं थिएटर के, उनके साथ कर रहे हैं. तो ऐसा होता था, जैसे एक बार अलीबाग में याद है, हम 36 घंटे काम किया था इकट्ठा बिना ब्रेक के. तो हम लोग एक्टर लोग, एक बेड होता था वहाँ अलीबाग में, रूम बंगले में कर रहे थे, एक बेड होता था.
तो जैसे ही शॉट खत्म होता तो बेड पे जैसे लाशें पड़ी है सब, कोई लड़का लड़की का कुछ हो नहीं, आए सो गए। खट से असिस्टेंट ने कहा चलो उठो उठो, सीन आ गया, जाके सीन कराए, ऐसा करके। सो वो जो ईज़ थी विद द एक्टर्स, उसने बाकी तकलीफ़ों को कम कर दिया। सो उस वक्त बहुत क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा होगा, क्योंकि इस टाइप की फिल्म उस वक्त बनाना भी बहुत, मतलब लोगों को दिखाना क्या था उस नहीं ऐसा कोई क्रिटिसिज्म नहीं था, क्योंकि फिल्म तो पता ही नहीं था कि लो बजट फिल्म थी, कोई पब्लिसिटी भी ज़्यादा नहीं थी। वो तो फिल्म धीरे धीरे लोगों को पसंद आई और उससे हुआ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। नीना मैम, जैसे आपने बोला कि 36 घंटे आपने कंटिन्यू काम किया था, तो ये पॉसिबल हुआ क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड के वजह से? ये पिक्चर ही इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि सारे एक्टर्स थिएटर बैकग्राउंड से थे और सब उस वक्त काम की तलाश में थे। तो काम अच्छा मिल जाए, पैसा मिले ना मिले, ये मेन मोटो था। और ऐसे थे, अब हम सारा दिन खुद भी हंसते रहते थे शूटिंग के टाइम में। सतीश शाह, सतीश कौशिक, ये लोग सब हंसाते ही रहते थे सारा टाइम, रवि वासवानी। सो इट वाज ए ग्रेट फन डूइंग दिस फिल्म एक्चुअली। मेरा रोल छोटा था पर फिर भी बहुत अच्छा, मज़ा आया। सो आपको लगता है कि जाने भी दो यारो, ये अभी ये सेंटेंस ही फेमस हो चुका है, क्योंकि हम जाने भी दो यारो ये भी बोलते हैं अभी, तो पार्ट 2 भी बननी चाहिए या फिर? मैंने पार्ट 2, मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी जब कुंदन जीवित थे, तभी काफ़ी पहले स्क्रिप्ट आई थी और उन्होंने कहा था ये अभी लंबी स्क्रिप्ट है, इसको काटेंगे। और फिर प्रोड्यूसर ने भी मुझे फ़ोन किया था और उसके बाद फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ। आपको मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली नहीं लगता अब ये फिल्म दोबारा बनानी चाहिए। जो एक बार अच्छा बन जाए ना, जैसे आप कभी एक बहुत बढ़िया जगह गए हैं पिकनिक के लिए या हॉलीडे के लिए, आप देखो, आप अगर सोचो दोबारा वहीं जाके वही मज़ा आएगा, कभी नहीं आता। एक सेंटेंस आपको कुंदन सर के बारे में बताने, तो आप क्या कहेंगे? मैड जीनियस। जाने भी दो यारो, इस फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुंदन सर आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उसकी जो फिल्म है, उसकी फिल्म के माध्यम से वो आज हमारे बीच या फिर हमारे साथ बात करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। जाने भी दो यारो फिल्म जिसने डायलॉग्स लिखा था, रजत सर हमारे साथ है। सर, जब आपने स्क्रिप्ट सुनी और आपने जैसे कहा कि हाफ स्क्रिप्ट सुनने के बाद ही हाँ कर दी, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि क्या लिखना है? नहीं, मैं बिल्कुल ओपन होकर सुन रहा था, एम्प्टी माइंडेड, कि वो क्या कहना चाह रहा है वो मुझे बताए। जब उसने दिखाई तो मुझे समझ में आ गया कि जो फिल्म का जो टेक्सचर है, फिल्म का जो सुर है, वो उसके साथ मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया। जब आपने वो स्क्रिप्ट लिखी तो बाद में एक्टर्स की भी फाइनलाइज हो चुके थे? नहीं, उस वक्त कोई फाइनलाइज नहीं। उसके बाद मैंने हेल्प की है कास्टिंग में। ओके। 2-3 लोगों को छोड़ के, जो कि उसके जैसे सतीश शाह उसका बैचमेट था, नसीर भी वहाँ, तो उनको पहले फाइनल कर दिया था, 3 लोगों को, सतीश शाह को और नसीरुद्दीन शाह को और एक रवि बासवानी को। बाकी मैंने ये सारे एक्टर्स, चाहे नीना हो चाहे सतीश हो, सब मैंने ओमपुरी को भी मैंने रिकमेंड किया सबको, क्योंकि उनके साथ मैं काम कर चुका था। ज़्यादातर के सब NSD के ही थे। सो उसका क्या रीज़न था कि थिएटर बैकग्राउंड से ज़्यादा एक्टर्स लेना? ऐसा है क्योंकि NSD में जो पढ़ाई करके 3 साल जो पढ़ाई की है ना, तो हम लोग का जो साहित्यिक, हम लोगों की जो रुचि है, समझ है, वो आम दूसरे एक्टर से ज़्यादा है। सही बात है। तो वो समझ सके, ये जितने एक्टर्स थे सब समझ सके कि कुंदन शाह इस फिल्म के माध्यम से क्या कहना चाहता है। कंटेंट को समझना, तो कंटेंट को हर एक आदमी नहीं समझ सकता। सर, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, तो उस वक्त क्या सुनने में आता था? क्या क्रिटिसिज्म या फिर कुछ अच्छी बातें, क्या सुनने में? नहीं, वो सहयोग से जिसने भी फिल्म देखी पूरी तरह से, मतलब उसकी तारीफ़ की हमने। और मैंने बताया ना कि वो डिस्ट्रीब्यूटर भी जिसे खरीदी, उसने कहा अगर बनाने से पहले स्क्रिप्ट लेके आके मुझे सुनाई होती तो मैं खिड़की से बाहर फेंक देता। लेकिन फिल्म बन गई तब पे सबने अप्रिशिएट की, क्योंकि वो अनप्रेसिडेंटेड थी। उससे पहले उस तरह के जॉनर की कोई फिल्म नहीं आई थी, तो लोगों के लिए नई चीज़ थी वो। और इत्तेफाक से जो ऑडियंस थी उसको वो नई चीज़ जो थी वो अच्छी लगी और उन्होंने उसको स्वीकार किया। क्या रीज़न है कि गाने भी इस फिल्म के बहुत फेमस हो चुके थे? और जैसे कुंदन सर की हम बात करते हैं तो नुक्कड़ भी उसका उसी, मतलब एक समाज के बीच में जो घटनाएं घटती है वो उसके ऊपर फोकस करके छोटे छोटे इस पे फिल्में बनाता है। गाने और ऐसे कंटेंट के ऊपर फिल्में बनाता है। इसमें गाने नहीं थे, जाने भी में गाने नहीं थे। एक ऐसी नहीं, इसमें दूसरी फिल्मों की जो मैंने लिखी उसमें गाने थे,
तो उसकी हर कहानी की अपनी एक डिमांड होती है। इसमें गाने की कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। एक जगह हमने पैदा करने की कोशिश की थी, वो नहीं इस्तेमाल किया हमने पूरे, लेकिन जो मैंने कंपोज किया उस गाने को, एक डमी एक लाइन बनाई थी, लाइन यही थी, जाने भी दो यारो जाने भी दो, जो होता है हो जाने दो। तो जब आपने स्क्रिप्ट सुनी थी उसमें सबसे से पहले, टाइटल निकल आया फिल्म का। हाँ वो टाइटल कैसे क्या है मतलब? यही, वो गाने के बोल मैंने लिखे थे, ओके ओके। तो उसमें डमी थी वो, जाने भी दो यारो जाने भी दो, जो होता है हो जाने दो। तो खैर गाना तो नहीं हुआ, फिर बाद में बात कर रहे थे क्या करें, फिल्म का टाइटल क्या रखें। मैंने कहा यही रख दो, जाने भी दो यारो। और आज भी ये सेंटेंस यूज़ होता है जब दोस्त भी बैठते हैं तो जाने भी दो यार। तो वही बहुत होता है। हाँ। सो सर, अगर डायरेक्टर सर को आपको एक लाइन में अगर समझाना है तो आप कैसे समझाएंगे? किस डायरेक्टर जाने भी दो डायरेक्टर शाह सर को। मैं उनको बस यही बात बोला ना, ही वॉज मैड, ही वॉज वर्कहॉलिक पूरा टाइम। मैं उतना नहीं था, मैड था लेकिन वर्कहॉलिक नहीं, मैं आलसी आदमी, जब बहुत मजबूरी हो जाती है तभी लिखता हूँ। एक इशू सर, मैं अभी आजकल हम ज़्यादातर के देखते हैं कि फ़िल्मों के ऊपर बैन या फिर ऐसी बातें बहुत होती हैं। एज ए फिल्म राइटर आप फिल्म फ्रेटर्निटी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ पद्मावती जो फिल्म है तो उसके ऊपर भी बहुत सारे बातें अभी आ रही हैं। देखिए मैंने पद्मावती देखी नहीं है, और इससे पहले इनकी एक और फिल्म थी मतलब इसकी, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं एक मोटे तौर पर एक बड़ी सी चीज़ ये होता है कि हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो यहाँ किसी भी तरह की जो है सेंसरशिप या किसी भी तरह का ये बैन नहीं होना चाहिए। ये हमारे प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का अपमान है, और उसके लिए सेंसर बोर्ड एक बनाया तो हुआ है। तो सेंसर बोर्ड कितने फिल्टर्स चाहिए, कितने आप उसको कितनी नज़रों से, कितने उससे गुजरेगा। अगर सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है तो उसमें क्या दिक्कत है? सही बात है। सो मोरल सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एजल साहब, थैंक यू वेरी मच टॉकिंग विद अस। थैंक यू। सर आपने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है और बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं। इसके बावजूद भी आपने ये शॉर्ट फिल्म बनाई है, तो क्या आपको लगता है शॉर्ट फिल्म के लिए मार्केट है इंडिया में? मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल में हमने देखा डिजिटल मीडिया काफ़ी बढ़ चुका है, और आप देखेंगे, नोट करेंगे कि फॉरेन में भी ये बहुत सालों से हो रहा है। जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं वहाँ पे शॉर्ट फिल्में बनाते, बड़े बड़े लोग ने शॉर्ट फिल्म बनाई है, एंथोलॉजी बनाई है एक साथ। पिछले यहाँ पे जो शुरू हुआ था 2-3 साल पहले, जहाँ पे करण जौहर, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, काफ़ी लोगों ने बॉम्बे टॉकीज फिल्म बनाई थी, और 5 फिल्म मेकर्स ने, और उसको भी अच्छा लोगों ने सराहा, पसंद किया। और आज की तारीख में मैं बोलूँगा डेफिनेटली देयर इज़ अ मार्केट, स्लोली ग्रेजुअली। कई ऐसी फिल्में, कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो शायद आपको 2.5-3 घंटे में नहीं बोलना चाहिए, कि आपको लगता है कि ये 20 मिनट में, 25 मिनट में बोल पाए, वो अच्छा है। मेरे ख्याल से इट इज़ अ गुड मार्केट। और आज की तारीख में स्मार्टफोन आने से आप देख रहे हैं कि लोग इतना डिजिटल हो गए, लोग इतने एप्लीकेशंस आए हैं, और लोग उस पर देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन हो गया, ऑल्ट हो गया, या हॉटस्टार हो गया। आपने देखा कि कितने जो चीज़ें हैं, और उसके लिए कंटेंट बन रहे हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर बन रहे, शुरू है, बड़े बड़े एक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली ये जो मार्केट है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बस बिगनिंग हो चुकी है 2015 से या 2016 से मैं कहूँगा, और ये डेफिनेटली इट इन लॉन्ग रन में अच्छी जाएगी। Good morning, sir. My name is Vikram. So my question here is, do you think that digital media right now is running parallel to the mainstream media and giving a chance to a lot of content which could not be highlighted in the mainstream media? Yeah, definitely. I think it's very togetherness it is there between the social media and the digital media, I would say. Okay, a lot of people are making content and which they feel in web series and all, because they feel that if we can't make this into a feature film or in the regular thing, so they put it into web media. And I think it's definitely like it's there, because big players are being involved to make these kind of content. So that means there will be a market, that means it will be grow more, advertising will be more, big stars are also acting into it. तो आई थिंक डेफिनेटली आपको आईबॉल ज़्यादा मिलेगा और काफ़ी लोग इसे पसंद करेंगे। तो इट इज़ देयर, डिजिटल मीडिया इज़ देयर टू स्टे। आज कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, बिकम ऑलमोस्ट के वॉइस के, आज चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, उसके हिसाब से ही चैनल भी उसको
वो करती है कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया, उसी तरह से इशू वो भी उठाती है, देखती है। और कई चीज़ें ऐसी होती है शायद पेपर पढ़ने से पहले हमको न्यूज़ आ जाती है कि भाई ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया, ये हो गया। तो डिजिटल मीडिया आज हम देखते हैं कि आप कितने चीज़ों को फॉलो करते हो और आपको लगता है कि ये न्यूज़ आ गया, ये न्यूज़ आ गया, 1 सेकेंड लगता है। पहले इंतज़ार होता था, पार्टी हो गई कहीं पे तो फ़ोटो खींच के अपने डाल दिया। तो आई थिंक आज लाइव का ज़माना, हम लोग यहाँ से बात करें और लाइव हम लोग जा रहे हैं ऑल इंडिया। तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली टू बी ओवर हियर एंड इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग in terms of public consumption। लोग ज़्यादा इसको देख रहे हैं और उससे पसंद भी कर रहे हैं। मधुर जी, आपके बहुत से फिल्म के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ है और अभी तक ये ज़माना चल रहा है कि नया पिक्चर आने वाला है लेकिन उसके पहला क्रिटिसिज्म पहला आ जाता है। तो ये ट्रेंड अच्छा है कि नहीं है, कि उसके बारे में ये पब्लिसिटी स्टंट है कि क्या है? देखिए, ऐसा है कि हर पिक्चर का अलग अलग ये होता है और ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता आया है। कई सालों से हमने देखा कि अपना प्रॉब्लम आ जाते हैं। एक डाइवर्स कंट्री है हम लोग, कोई ना कोई ऐसा आएगा और कहेगा कि भाई ये इस पे हमको प्रॉब्लम है, इस पे बात। आप मेरे को मालूम है पद्मावती की कर रहे हैं, तो उसमें 100% मैंने सपोर्ट किया उस पिक्चर को। मैं तो चाहूँगा उसको पिक्चर को अच्छी तरह रिलीज़ हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने बीच में पूछा कि भाई जब मेरी पिक्चर को लेके 1-1.5 महीना इतना हल्ला हुआ, हर जगह लोगों ने इतना उसका बवाल किया, पॉलिटिकल पार्टी ने, तो मेरे सपोर्ट में कोई नहीं आया, मेरे लिए कोई ही बिल्कुल नहीं आया। और किसी ने ट्वीट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो मुझे इस बात का दुख लगा कि इस तरह की डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे फिल्म बड़ी हो छोटी हो, किसी भी फिल्म मेकर की हो। अगर आप किसी के लिए खड़े होते हो तो आप खड़े रहना चाहिए। मैंने पहले भी विश्वरूपम के लिए मैं सपोर्ट किया था कमल हसन साहब को, या उड़ता पंजाब के लिए मैंने आई वॉज देयर फॉर ए दिल मुश्किल के लिए मैंने सपोर्ट किया था। और ये बार बार मैंने कहा, ट्विटर पे भी डाला था। लेकिन मेरी पिक्चर के टाइम पे सब लोग जो सिलेक्टिव आउटरेजेस एक एटीट्यूड होता है लोगों का फिल्म के प्रति को लेकर, वो गलत है। मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी फिल्म को। और मैंने हमेशा कहा सेंसर इज सुप्रीम, के वन सेंसर सीज द फिल्म एंड दे डिसाइड। Like I also say now also कि Sanjay Bansali feels कि he should call Karni Sena or the Rajput community to see the film, it is his prerogative। वो चाहेंगे वो दिखा सकते हैं उनको पिक्चर, और उनको लगता है कि भाई उनको दिखाने के बाद वो they are satisfied, उनके sentiments hurt नहीं हो रहे और they are okay with it, तो ख़त्म है इशू। और या सेंसर बोर्ड उसको बोले ओके ठीक है, एंड इट इज, या सेंसर बोर्ड चाहेगी कि हिस्टोरियंस को लाना चाहिए हमें इस कमेटी में, क्योंकि इतना बवाल हो गया यार, सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। और एक बार मेरे ख्याल से एक बार सेंसर बोर्ड ने पिक्चर पास करने के बाद पिक्चर को कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और वो पिक्चर रिलीज़ होनी चाहिए अच्छी तरह से। किसी भी फिल्म हो, मैं पद्मावती की बात करूँ या किसी और फिल्म की बात करूँ, एक बार सेंसर, मैं तो पिक्चर रिलीज़ के टाइम पे मैं तो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहा था। मैं जो मेरी हिंदू सरकार के टाइम पे सेंसर से लड़ रहा था, मैं पॉलिटिकल पार्टी मेरे को ढूंढ रही थी। तो इट वॉज सच अ क्योटिक मूड पूरा था, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आई अंडरस्टैंड कि संजय बंसाली का प्लाइट कितना है एंड किस तरह से वो ये हो रहा है, पिक्चर पोस्टपोन हो गई। अंडरस्टैंड द थिंग, बिकॉज इतना मेहनत करते, ना केवल पैसा बल्कि मेहनत सब लोग ने, एक्टर्स ने किया है, टेक्नीशियनों ने किया है, उस एवरीबडी हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द फिल्म इज डेफिनेटली ह्यूज। तो आपको लगता है 2 साल आपने एक पिक्चर में मेहनत किया और वो मेहनत आ नहीं रही सामने, तो बहुत दुख होता है इस बात का। लेकिन मैंने कहा कि एक बार सेंसर पिक्चर देख ले, एंड प्रसून जोशी इज़ अ वेरी strong able person, and he has this positive way to dealing with things, and I'm sure the outcome will be good.